हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भी इंडियन पॉलिटी का पार्ट 11, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। हालांकि मैं लोकसभा के बारे में काफ़ी कुछ पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यानी कि पार्ट 10 में। नहीं देखा है तो आप लोकसभा के बारे में देखिए पहले जाके पार्ट 10 पे, यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके देखिएगा। और जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे लोकसभा के वो भी डिस्कस करेंगे, और मेनली फोकस रहेगा हमारा राज्यसभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, और इसमें मैं टॉप 15 एमसीक्यू कवर करूंगा। पहला क्वेश्चन है, इन इंडियन लोकसभा स्पीकर इज, जो भी हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो क्या नॉमिनेटेड होते हैं, चूजन होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, या फिर अपॉइंटेड होते हैं भाई। इसमें एक बात समझने वाली ये है भाई, लोकसभा में भाई कौन बैठते हैं, जो एमपी होते हैं हमारे द्वारा चुने हुए। फिर उन्हीं एमपीस में से एक को लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाता है, यानी कि अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब होता क्या है कि आर्टिकल 93 कहता है कि भाई जैसे ही हाउस स्टार्ट हुआ, यानी कि जैसे ही लोकसभा चुनी गई नहीं, तो एज सुन एज क्या करेंगे भाई, लोकसभा में से दो मेंबर बनाए जाएंगे, जिस दो मेंबर चूज किए जाएंगे। तो आंसर तो इसका हो गया भाई चूजन, ऑप्शन नंबर बी। एक को क्या कर दिया जाएगा भाई, एक को बनाया जाएगा स्पीकर और दूसरे को डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, पहला स्पीकर होगा, दूसरा डेप्यूटी स्पीकर होगा। और जैसे ही ये सीट वैकेंट हुई, मान लीजिए किसी को स्पीकर बनाया था और वो सीट वैकेंट हो गई है किसी भी रीज़न से, तो फिर क्या होगा, फिर से वही चीज़ की जाएगी और वो पोस्ट फिल कर दी जाएगी। यानी कि उसको हम लोग चूजन ही बोलेंगे, नॉमिनेशन नहीं बोलेंगे, ना ही इलेक्ट बोलेंगे, ना ही अपॉइंटेड बोलेंगे। और एट प्रेजेंट जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला जी। और इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ है कि भाई जो इस समय लोकसभा चल रही है वो 70वीं लोकसभा है, 70वीं। ठीक है, कई बार कोई एग्जाम में ही पूछते हैं कि प्रेजेंट लोकसभा कौन सी है, तो वो है 70th लोकसभा। और इससे पहले जो हमारे स्पीकर थे, यानी कि 16th की, वो थी सुमित्रा महाजन जी। आप लोगों ने काफ़ी बार टीवी में देखा भी होगा कि ये भाई साहब बोल के महोदया जी बैठ जाइए वगैरह वगैरह, ताकि मतलब मेन काम तो उनका ही होता है कि किस तरह से जो सदन है उसकी कार्रवाई चलती रहे। यानी कि कुछ ज़्यादा शोर कर रहा है, किसी को बोलने नहीं दे रहा, तो इनका कर्तव्य बनता है कि कार्रवाई अच्छे से बनी रहे। आज के लिए आपका क्वेश्चन है भाई, ग्रीन मफलर इन चारों में से किस से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, फटाफट से जाकर रिप्लाई कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर आपको मेरी पोल्यूशन की वीडियो में मिलेगा। इसका लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन पर मिलेगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखी होगी पोल्यूशन वाली, और इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव्ड। अभी हमने देखा था भी लोकसभा के स्पीकर को चुना कैसे जाता है, अब उसको हटाया कैसे जाता है भाई। तो लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए भी राज्यसभा में रेजोल्यूशन लाया जाता है, और इफेक्टिव मेजोरिटी सदन के 50% प्लस के साथ जो स्ट्रेंथ है उसके साथ अगर वो वोटिंग करती है, मेजोरिटी मिल जाती है, तो उनको हटाया जा सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये आता है आर्टिकल 94 एंड 96 के तहत। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू। यानी कि अगर लोकसभा का स्पीकर इस्तीफा देना चाहे तो वो किसके नाम पर इस्तीफा देगा। तो भाई काफ़ी इजी है ये। मान लीजिए ये स्पीकर है और ये है डेप्यूटी स्पीकर। जब भी स्पीकर को किसी भी कारणवश रेजिग्नेशन देना होगा तो वो डेप्यूटी स्पीकर को लिखेंगे। इन केस डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो वो स्पीकर को देगा, यानी कि आपस में ये लोग रेजिग्नेशन देंगे दूसरे को, स्पीकर टू डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर टू स्पीकर। तो इसका आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर सी, डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा। तो भाई अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन तीनों लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वो लिंक भी फटाफट से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है, हु इज जर्नली अपॉइंटेड एज ए प्रोटेम स्पीकर। एक टर्म तो होती है भाई स्पीकर, एक डिफरेंट टर्म है जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर, यानी कि इसके काम जर्नली स्पीकर से अलग हैं। इसका बेसिकली काम क्या है भाई, जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट बनी, यानी कि इलेक्शन हुए, एक पार्टी को मेजोरिटी मिली तो सरकार बनी, जैसे ही पार्लियामेंट में आएंगे तो क्या होगा कि पार्लियामेंट एक सीनियर मोस्ट मेंबर की लोकसभा के अंदर लिस्ट तैयार की जाएगी कि इस समय ये जो है सीनियर हैं। अब वो रिपोर्ट जो है सबमिट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तब क्या होएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, यानी कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी,
और मोस्ट प्रोबेबली भाई ये जो है सीनियर मोस्ट को ही जाता है, इसमें कोई पार्टी वार्टी का सीन नहीं है, ये सीनियर मोस्ट है उसी को जाएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज। भैया प्रोटेम स्पीकर तो सुन लिया कि सीनियर की लिस्ट बनाई और उनमें से एक को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। अब उसका काम क्या है? तो भाई प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है बेसिकली वो ओथ सेरेमनी का होता है, यानी कि जितने भी एमपीज हैं उनको शपथ दिलाने का काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, स्पीकर आ जाता है, स्पीकर चुन लिया जाता है, स्पीकर आके कुर्सी पर बैठ जाता है और प्रोटेम स्पीकर का काम वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आंसर हो गया एडमिनिस्टर द ओथ टू मेंबर, यानी कि मेंबर्स को ओथ दिलाना। उसके बाद अभी एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि जब हमारी पहली लोकसभा बनी थी तो उसके स्पीकर कौन थे, यानी कि पहले स्पीकर कौन थे हमारी लोकसभा के? तो ये थे भाई जी.वी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये तो हमने देखा था कि पहले स्पीकर कौन थे, अब हम बात करेंगे कि पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो पहली महिला स्पीकर थी भाई मीरा कुमारी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब पहली कौन थी भाई ये मैं बता चुका हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरी महिला स्पीकर कौन सी रही है अगर मैं लोकसभा की बात करूँ? तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट है भाई वो किसके कंट्रोल में आता है? क्या वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, या फिर लोकसभा के अंदर है? तो भाई सेक्रेटेरिएट का जितना भी काम है उसका कंट्रोल रहता है स्पीकर के हाथ में। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, कि जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है वो काम करेगा स्पीकर के अंडर। अब लोकसभा के तो क्वेश्चन भाई खत्म हो चुके हैं। कोई डाउट है लोकसभा में किसी भी तरह का तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब राज्यसभा के बारे में बात करेंगे कि राज्यसभा पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी, कब बनी थी राज्यसभा हमारे आज़ाद भारत की? क्योंकि अगर मैं बाइकैमरल की बात करूं तो वो तो 1919 के अंदर ही स्टार्ट हो गया था। ये मैं हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी है वो भी स्टार्ट कर दो भाई, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। तो राज्यसभा के भाई बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट बोल लो तब भी मैं राज्यसभा के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बोल रहा हूँ तो वो भी मैं राज्यसभा के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तब भी मैं राज्यसभा के बारे में ही बात कर रहा हूँ। कहीं पर मैं काउंसिल ऑफ स्टेट बोलूँगा, कहीं पर अपर हाउस बोलूँगा, तो कन्फ्यूज मत होना भाई, मैं राज्यसभा के बारे में ही बात करूँगा। ये कॉन्स्टिट्यूट थी भाई 3 अप्रैल 1952। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय। अब काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के अंदर इलेक्शन कैसे होता है, कैसे मेंबर आते हैं भाई? तो जो भी हमारे स्टेट के जो असेंबली होती है, यानी कि मैं बोलूँ विधानसभा बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी के अंदर, यानी कि जो विधानसभा के मेंबर हैं चाहे वो यूटी के हैं या फिर स्टेट के हैं, क्योंकि 3 यूटीज के अंदर विधानसभा है, तो उनके मेंबर जो हैं मिलकर काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर का चयन करते हैं भाई। और एट प्रेजेंट जो मेंबर हैं वो 245 हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। 245 के अंदर जो 233 हैं वो स्टेट से या फिर यूनियन टेरेटरी के लेजिस्लेचरों ने चुना है। कैसे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है भाई, ये मैं आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में बड़े ही अच्छे से डिस्कस किया है। आई थिंक वो पॉलिटी का पार्ट 5वां था। और इसके अंदर भाई कोई वो नहीं यूज़ होता जो हम यूँ करते हैं, ईवीएम यूज़ नहीं होता इसके अंदर, कोई ईवीएम नहीं है, ये बैलेट बॉक्स के अंदर होता है, ओपन बैलेट के अंदर, जैसे कि ईवीएम के आने से पहले हुआ करता था। अब 245 में से 33 पोस्टों की भले इलेक्शन हो चुके हैं और जो बची 12 मेंबर उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और किस क्षेत्र से उठाते हैं भाई उनको? आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से और सोशल सर्विसेज से, यानी कि 12 मेंबर यहाँ से चुने जाते हैं भाई। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जिसको कि हिंदी में भाई हम विधान परिषद बोलते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है इसके इलेक्शन से। नेक्स्ट है भाई ये क्वेश्चन भाई आईएएस के अंदर पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है यूनियन टेरेटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। तो भाई मैं अभी बता के हटाऊँ कि जो यूटी की असेंबली है वो इसके अंदर हिस्सा लेती हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, ये बोल रहा है कि नहीं लेते हैं। उसके बाद है इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर इलेक्शन के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है वो इसका निर्णय लेता है।
लेकिन ये बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि ये चीज़ कहाँ चलती है भाई, जुडिशरी में जाता है फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि इसका फैसला क्या लिया जाएगा। इनके इलेक्शन कमिश्नर के पास इसका कोई हल नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई भाई। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो भाई ये चीज़ तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि जो पार्लियामेंट होता है ना हमारा भाई, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, दो से नहीं। एक क्या, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि कोई भी अगर नया कानून बनाना है भाई, तो लोकसभा से वो पास होकर राज्यसभा में जाएगा, अगर वो लोकसभा से शुरू होता है। अगर वो राज्यसभा से शुरू हो रहा है तो राज्यसभा से पास होकर वो लोकसभा के पास जाएगा। दोनों के बाद पास होने के बाद फिर वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जैसे ही उस बिल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देते हैं तो वह एक्ट बन जाता है। इसका रीसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आपने पहले सुना होगा कैब गलत चीज़ है भाई, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में। लेकिन अब वो CAB वर्ड यूज़ नहीं करते, अब वो CAA वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो बिल की जगह एक्ट बन चुका है। तो तीनों ही आंसर स्टेटमेंट जो है गलत हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। और एक चीज़ देखने वाली ये भी है भाई, इस समय पर 8 यूटीज़ हैं, लेकिन जो असेंबली है वो 3 के अंदर ही है। टोटल 8 है अभी, लेकिन 3 के अंदर ही है। जो रह गई 5 वो ये यूटी हैं। इसके अंदर से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है पार्लियामेंट के राज्यसभा में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब मैंने बताया कि एट प्रेजेंट 245 मेंबर हैं, तो उनका टेन्योर क्या रहेगा। तो टेन्योर रहने वाला है भाई उनका 6 ईयर का, और हर दूसरे साल 1/3 मेंबर जो है इसके रिटायर हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही 6 वर्ष कंप्लीट हुए तो हर दूसरे साल जो है, हर सेकेंड ईयर ये 1/3 रिटायर होते हैं। तो टेन्योर हो गया मेंबर का 6 साल का। उसके बाद है, राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज। अब मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, कहाँ पे, ये देखिए कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वो इसलिए भाई क्योंकि इसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर सरकार की मेजोरिटी नहीं बनती है, यानी कि अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो सरकार जो है भंग हो जाती है, तो लोकसभा डिसोल्व हो जाती है। इसीलिए लोकसभा का कोई परमानेंट काम नहीं होता, यानी कि कोई परमानेंट टेन्योर नहीं होता। जैसे ही सरकार गिरी लोकसभा उसी समय डिसोल्व हो जाती है। लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होती, ऐसा बोलता है सेक्शन 83(1). और इसके 1/3 मेंबर तो भाई हर दूसरे साल रिटायर होते ही हैं। ये बात तो आपको जान लेनी चाहिए। इसका कारण ये नहीं है, देखिए ऑप्शन दे रखा है सम मेंबर रिटायर आफ्टर, ये बिल्कुल कारण नहीं है। इसका कारण ये है कि ये इसको भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। तो भाई अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं कि 250 मेंबर मैक्सिमम जा सकते हैं। 245 एट प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम अभी 250 जा सकते हैं। तो उसमें से 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और 238 जो हैं यूटी और स्टेट से चुनकर आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट करता है, तो ये करता है 12। अब इसमें जानने वाली एक बात और है भाई कि लोकसभा के अंदर पहले 2 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था। कौन सी कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन अब 104वें संशोधन के बाद ये काम अब खत्म कर दिया गया, यानी कि अब लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी इनकी भाई। तो आंसर इसका क्या हो गया, 12, और लोकसभा में 0। नेक्स्ट है, फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। जैसे मैंने बताया था कि 12 मेंबर चुने जाते हैं, किस फील्ड से, कोई साइंस के फील्ड से, कोई आर्ट के फील्ड से, कोई सोशल सर्विस के फील्ड से, कोई लिटरेचर के फील्ड से। तो भाई अगर मैं एक्ट्रेस की बात करूं तो आर्ट फील्ड से आगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्ट्रेस कौन सी थी जिनको राज्यसभा में चुना गया। हम चारों के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे नरगिस दत्त के बारे में। ये 3 अप्रैल 1980 से लेकर 3 मई 1981 तक रहे भाई। उसके बाद हम बात करेंगे वैजयंती माला के बारे में। ये 27 अगस्त 93 से 26 अगस्त 99, यानी कि 6 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। अगर जयललिता की बात करें भाई तो ये 1984 में और 1989 में ये इन्होंने कार्यकाल था इनका भाई राज्यसभा का। और अगर मैं देविका रानी के बारे में बात करूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का ये, कि वो फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस थी जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 1969 के अंदर। इनका इस राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी पहली भारतीय अभिनेत्री है जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। तो उसका आंसर है देविका रानी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर कि पहली एक्ट्रेस कौन है।
तो नरगिस दत्त का देख रहे हैं भाई आप, 9080 है, ये 93 है, 9084 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नरगिस दत्त। तो आंसर है ये वाला। तो भाई ये तो थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। राज्यसभा पर भी काफ़ी क्वेश्चन पेंडिंग है, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपको अच्छे से समझ आया होगा तो इसको शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, आई नीड लॉट ऑफ सब्सक्राइबर ना। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।